नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से लेके प्रस्तुत हूँ आपके सामने CDP 5 का पंच, जिसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सीखते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन लर्निंग हमें दी गई है बंदूरा के द्वारा, ये पियाजे के द्वारा नहीं दी गई है। प्रेक्षणात्मक अधिगम हमें दिया गया है बंदूरा के द्वारा। कैन बी कंडीशन केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा। फिर से ये पियाजे के द्वारा न देकर ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, और इसी को हम नाम देते हैं संबंधवाद का या सह संबंधवाद का। दिस इज गिवन बाय द थॉर्नडाइक, दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एसोसिएशनल or connectionism. Can be taught to behave and learn in a specific manner using principles of rewards and punishment. पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, जो कि दी गई है स्किनर के द्वारा। ये हमारे पास उपकरणीय, जिसको हम पुनर्बलन और दंड के माध्यम से भी जानते हैं, ये उपकरणीय अधिगम है जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। देन द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीन पियाजे, they actively construct knowledge and manipulate and explore the world, that is the constructivism given by the Piaget. ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करता अन्वेषण करते हैं, और यही पियाजे का संरचनावाद या निर्माणवाद है। तो उत्तर यहां चौथा देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की refers to the verbal dialogues that children have with themselves. मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये जो सिद्धांत है ये दो लोगों ने दिया, एक दिया है लेव वाइगोस्की ने और एक दिया है जीन पियाजे ने। तो लेव वाइगोस्की इसको नाम देते हैं किसका? लेव वाइगोस्की इसको नाम देते हैं प्राइवेट स्पीच का, व्यक्तिगत वार्ता का। डिस्टॉर्टेड स्पीच नाम की कोई चीज नहीं होती और प्रॉब्लमेटिक स्पीच नाम की कोई चीज नहीं होती, भ्रांत वार्ता और समस्यात्मक वार्ता कोई नहीं होती। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये बात कही है किसने? जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं, ये बात कही है जीन पियाजे ने। बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं इसे जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉयज, associating toys, articles of clothing, household items, occupation and colors with specific sex is demonstration of। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां और रंगों को लिंग के साथ संबंधित करना, इसे कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जिसमें हम सांस्कृतिक तौर पर कपड़े, कार्य और घरेलू सामान वगैरह सब लिंग के हिसाब से, कि लड़कियां, जैसे इसके हम देखेंगे कि औरतें साड़ी पहनती हैं और मर्द साड़ी नहीं पहनते, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है। फिर हम देखते हैं जेंडर थ्योरी, जो कि जेंडर थ्योरी हमें किसके द्वारा दी गई है? ये हमें देखने को मिलती है कोलबर्ग के द्वारा दी गई है।
या बैम के द्वारा हमें जेंडर सिद्धांत जो देखने को मिलता है कि कैसे बच्चे का जेंडर कंसेप्ट डेवलप होता है, कैसे बच्चे का लैंगिक अवधारणा विकसित होती है। तो ये एक कोलबर्ग के द्वारा दी गई है और फिर बैम के द्वारा दी गई है। फिर जेंडर रेलेवेंस की बात करते हैं तो जेंडर थ्योरी के हिसाब से बच्चा जब जेंडर के हिसाब से अपने काम करना शुरू करता है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी पहचान कर, जब बच्चा अपने जेंडर की पहचान करके, कि जेंडर पहचान का मतलब क्या हुआ, जो कि चौथा शब्द दे रखा है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान, जिसमें बालक ये समझना शुरू हो जाता है कि वो लड़का है और अब पूरी जिंदगी लड़का ही रहेगा, यानी उसका लिंग बदलता नहीं है, इसे जेंडर पहचान कहा जाता है। और फिर उसके हिसाब से जब वो काम करने लगता है तो उसे जेंडर प्रासंगिकता कहा जाता है, कि ये वाला काम लड़कों के लिए है, ये वाला काम लड़कियों के लिए, ये वाला काम पुरुषों के लिए, ये वाला काम महिलाओं के लिए, तो इसे कहा जाता है जेंडर प्रासंगिकता। और ये जो वो सीखता है, ये सीखता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से, जेंडर की रूढ़िवादिता से। तो यहाँ पर जेंडर थ्योरी में ये सारी चीजें कही गई हैं, तो यहाँ उत्तर पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। In an elementary classroom, it is important to dash the experience that the child brings with her. एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो अब जो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, निर्माणवाद में, एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे के अपने अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चा उन्हीं को आधार बनाकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहां पे अगर हम जो देखेंगे वो अगर विचारधारा निर्माणवाद की देखेंगे तो निर्माणवाद विचारधारा किसकी बात करती है? अगर हम चाइल्ड ब्रिंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को देखते हैं, कि व्यू पॉइंट को देखते हैं, पैराडाइम को देखते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चाइल्ड हैज टू बिल्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चों को शामिल करना चाहिए, उनका संचय करके उनके ऊपर आधारित ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हेंज should not steal the drug medicine that can save his wife because he will caught and sent to jail if he does so. एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। यानी बच्चा किसके अनुसार नैतिकता का निर्धारण कर रहा है? ये कोलबर्ग का सिद्धांत है, इट इज द थ्योरी ऑफ द कोलबर्ग। और कोलबर्ग बात करते हैं किसकी? कोलबर्ग बात करते हैं मॉरल रीजनिंग की। कोलबर्ग बात करते हैं किसकी? नैतिक तर्कना की। और बच्चे की नैतिक तर्कना का आधार यहां पर क्या है? बच्चे की नैतिक तर्कना का आधार है कि यदि वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। द बेसिस ऑफ रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड इज दैट इफ ही विल बी कॉट विल बी सेंट टू द जेल। यानी बच्चा जेल भेजने किस बात के ऊपर बात कर रहा है? यानी बच्चा दंड संहिता के ऊपर बात कर रहा है। बच्चा बात कर रहा है पेनल्टी पे, पीनल कोड्स के ऊपर। इसका मतलब बच्चा दंड अभिविन्यास में है, बच्चा पनिशमेंट ओरिएंटेशन में है, और ये होता है पहली स्टेज। ये हम स्टेज 1 के रूप में देखते हैं। दंड और आज्ञा पालन हमारी पहली अवस्था है। वहीं पे दूसरी अवस्था की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी मुझे किसमें फायदा हो रहा है, इसके ऊपर बात करता है। और फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स छठी अवस्था है, और सोशल ऑर्डर हमें चौथी अवस्था देखने को मिलती है। तो यहां पे उत्तर हमें दूसरा देखने को मिलेगा। तो ये साथियों था आज का पेडागोजी सीडीपी 5 का पंच। अगली कड़ी लेके फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी का धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे थे। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।